Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसको वन बाय वन जो ग्रुप्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं इनको हम स्टडी करते हैं डिटेल से. ऑलराइट, तो तफसीलात बोर्ड पे देखते हैं. Alright, now we are going to start the classification in bryophytes. Alright, अब देखें स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के आगाज में हमने ये बात की थी कि all of the species of the plants cannot be studied at once. अगर हम चाहें कि हम 3,60,000 के करीब स्पीशीज जो डिस्कवर हो चुकी हुई हैं या इससे कुछ ज्यादा, उन सबको एक ही वक्त में स्टडी करना शुरू कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऑलराइट, इसके लिए अगर हम फर्दर बड़े एक किंगडम को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर चुके हुए हैं, तो इसी तरह ब्रायोफाइट्स को भी फर्दर छोटे ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम इसके मेंबर्स की खुसूसियात की बुनियाद पे इसको डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट जेनरा के अंदर तकसीम करते चले जाएं. ऑलराइट, ताकि बाद में हमारे लिए इनको स्टडी करना आसान हो जाए. इसी बुनियाद पे ब्रायोफाइट्स को यानी कि नॉन वैस्कुलर प्लांट्स को हमने डिवाइड किया था 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर. सबसे पहले नंबर पे इनमें शामिल है हेपेरिकॉप्सिडा, ऑलराइट, हम अपने सिलेबस की तरतीब अगर देखें तो. फिर उसके बाद है ब्रायोप्सिडा, okay, and the third one is Anthoceropsida. All right students, अब इसमें से जो पहले वाला है Hepaticopsida, they are also known as liverworts. All right, mosses के लिए ये टर्म यूज हो रही है. And Bryopsida, the true bryophytes or the mosses, जिसकी वजह से इसका नाम Bryophyta रखा गया है. Anthoceropsida, they are known as hornworts. Alright, ये 3 बेसिक ग्रुप्स हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं और इन्हीं को हम स्टडी करेंगे. अब यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि जो हेपेरिकॉप्सिडा इटसेल्फ सबसे पहला ग्रुप है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक जो कि अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फीचर्स इन सब ग्रुप्स के कॉमन है और कौन कौन से फीचर्स इनके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. ऑलराइट, so the first one is Hepaticopsida. अब जब भी स्टूडेंट्स इनका हम आगाज करें तो आपको पता होना चाहिए कि these are bryophytes, so where do they can be found. इनको हम अगर तलाश करना चाहें तो इनको कैसी जगह पे तलाश किया जाएगा, उसके लिए हमें इनके हैबिटेट का पता होना चाहिए. और हैबिटेट मोस्टली जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनका सेम होता है, moist, damp, watery places. Alright, और इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, mostly live near water, so the chances of drying out are reduced. Alright, नमी वाली जगहों पे पाए जाते हैं, शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं और ऐसी जगहें जहां पे पानी की फरावानी होगी वहां पे हेपेटिकॉप्सिड्स हमें ज्यादातर नजर आएंगे. ऑलराइट, यहां पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके लिए, एंड दिस इज व्हाट, देयर आर 900 species of bryophytes that are included in Hepaticopsida that have been discovered so far. Alright, अब ये 900 species जो हैं इनके कुछ जनरल फीचर्स हैं जिनमें से 1-2 एग्जेम्पलरी ऑर्गेनिजम्स हम अभी लेंगे और उनके फीचर्स के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, इस लिहाज से अगर हम इसके स्ट्रक्चर की जानिब चलें तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी प्लांट बॉडी जो है वो ट्रू प्लांट्स यानी कि हायर प्लांट्स या वेस्कुलर प्लांट से मुख्तलिफ होनी चाहिए. ऑलराइट, और किस लिहाज से मुख्तलिफ है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक मखसूस टर्म यूज करते हैं और वो क्या है, यस, दैट इज थैलस. ओके, नाउ
who can define thallus. थैलस को अगर हम एक स्टेटमेंट के अंदर लेके आना चाहें तो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? फॉर द ब्रायोफाइट्स, द प्लांट बॉडी that cannot be differentiated into true roots, stem and leaves, और इसके साथ एक और चीज शामिल कर लेते हैं, it does not possess vascular tissues. Alright students, और vascular tissues कौन कौन से होते हैं? Xylem and phloem. Okay? अब ये वाली जो चीज हमने यहां पे मेंशन की है, इसी की बुनियाद पे अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो यहां पे हम एक पहला एग्जांपल के तौर पे ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, दैट इज मार्केंशिया. ओके, अब मार्केंशिया के अंदर स्टूडेंट्स हमें नजर आता है कि ये एक लीफी थैलस है, पत्ते की तरह का है, लेकिन यहां पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द थैलस ऑफ मार्केंशिया एंड पोरेला. ओके, तो यही शॉर्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं यहां पे मेंशन भी कर रहा हूं. डिफरेंशिएट बिटवीन thallus of Markensia and Porella. Alright, अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, थैलस तो है इनकी प्लांट बॉडी, ओके, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट पार्ट होता है लाइफ साइकिल का, दैट इज ऑलवेज अ गेमिटोफाइट. तो हम इसको इस बुनियाद पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक्चुअली द थैलस इज गेमिटोफाइट, और इस गेमिटोफाइट की बुनियाद पे, यानी इसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, अगर हम मार्केंशिया को देखें तो हम कहेंगे its thallus is flat or ribbon shaped, growing parallel to the substratum. Alright students, अब इसका मतलब क्या है कि मार्केंशिया की जो प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफाइट पे मुश्तमिल है, और जो गेमिटोफाइट इटसेल्फ है वो या तो फ्लैट होगा या रिबन शेप्ड पट्टियों की सूरत में आपको नजर आ सकता है. लेकिन अहम चीज ये है कि इसके अंदर जब इसके टिश्यूज को हम देखते हैं तो यहां पे हमें ये नजर आता है कि द प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट एंड द गेमिटोफाइट बॉडी इटसेल्फ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू हाफ्स, एक ऊपर वाला आधा हिस्सा और एक नीचे वाला आधा हिस्सा. ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज फोटोसिंथेटिक, वो ग्रीन कलर की आपको नजर आएगी, एंड द लोअर पार्ट दैट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, वहां पे जो खुराक बनाई जा रही है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में उसको स्टोर किया जाएगा. ऑलराइट, और इस सारे प्रोसेस में जो एंकरेज है और जो वाटर की सप्लाई है वो कौन प्रोवाइड करेगा? सो दे ऑल्सो हैव राइजोइड्स. ऑलराइट, राइजोइड्स आर प्रेजेंट on lower surface. Alright students, ये तो हमने बात कर ली मार्केंशिया की. फिर इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ इसका कंपैरेटिव मेंबर डिस्कस करें तो दैट इज पोरेला. और पोरेला का गेमिटोफाइट क्या वो भी इसी तरह का होगा जैसा मार्केंशिया नजर आ रहा है? नो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. ओके, और वो डिफरेंस क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे. दिस इज इट टेंड्स to grow upward. All right, और फिर उसके साथ ही साथ its thallus is falsely leafy. Okay, इसका क्या मतलब है?
leaf-like structures अब पुरेला के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इवन के फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अहम बात है वो ये है कि मार्केंशिया का जो थैलस था वो एक ही बड़े पत्ते की तरह का नजर आ रहा था, लेकिन इस केस में, पुरेला के केस में हमें क्या नजर आता है कि बिल्कुल ऐसे कि जैसे बड़े पौधे हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं कि एक उनका दरमियान में स्टेम मौजूद होता है और उसके बाद उसके ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। बल्कि यहां पे क्या है कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हमारे इर्द गिर्द आम प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए हमने ये टर्म मेंशन किया स्पेसिफिकली, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और फॉल्सली लीफी थैलस। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये पत्ते देखने में तो हायर प्लांट्स के पत्तों की तरह के हैं, लेकिन ना तो इनके अंदर कोई वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं, ना इनके अंदर कोई लीफ स्टाक्स वगैरह मौजूद हैं, और ना ही इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज वगैरह मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये देखने में लीव्स की तरह जरूर नजर आएंगे, लेकिन असल में ये लीव्स नहीं है। ऑलराइट, फोटोसिंथेसिस जरूर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केंशिया एंड पुरेला। फिर यहीं तक बात खत्म नहीं होगी। अगर हम वापस से पेरिकॉप्सिडा के जनरल कैरेक्टर्स की तरफ आए तो हमें पता चलेगा कि it also reproduces to produce sporophyte generation। जो गेमेटोफाइट जनरेशन है जब रिप्रोड्यूस करेगी तो इसका मतलब क्या है, दूसरी जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन होगी, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इज द कॉमन फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, जी स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स, ये टर्म यूज कर सकते हैं हम इनके लिए। और यहां पे आपको याद होना चाहिए, दे हैव एंथेरिडिया एज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड आर्चिगोनिया एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। लेकिन मार्केंशिया के थैलस के अंदर अगर यहीं पे आप इस इमेज में गौर करें तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि सेम थैलस के ऊपर दोनों ही कॉन्जॉइंट या मिले हुए या जुड़े हुए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, बल्कि क्या किया जा रहा है, डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं। अगर अम्ब्रेला लाइक फ्लैट ब्रांच है और उसकी टिप के ऊपर देखें तो आपको नजर आएंगे एंथेरिडिया, द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, और इसी तरह अम्ब्रेला लाइक है लेकिन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब यह है कि ये आर्चिगोनिया वाली ब्रांचेस हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेम थैलस के ऊपर अलहदा अलहदा ब्रांचेस के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना जरूरी है। और यह भी एक पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंथेरिडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें एंथेरिडियोफोर्स, आर्चिगोनियोफोर्स, इसी तरह की एक टर्म चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं, कोनिडियोफोर्स। ऑलराइट, तो ये वो ब्रांचेस होती हैं जिनका नाम उनके ऊपर मौजूद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे रखा जाता है। ओके, तो एंथेरिडिया वाली ब्रांचेस दे विल बी नोन एज एंथेरिडियोफोर्स, स्पेशलाइज्ड branches at the top of which antheridia are present. Alright, और दूसरी तरफ अगर हम मेंशन करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम स्टेटमेंट होगी, सिर्फ आप एंथेरिडिया की जगह आर्चिगोनिया पुट कर दें। स्पेशलाइज्ड branches at the top of which archigonia are present. All right, अब स्टूडेंट्स इसी चीज को आप इस जनरल
फिगर के अंदर देख सकते हैं कि नीचे मेन गेमेटोफाइट थैलस मौजूद है और उसके ऊपर दो डिफरेंट टाइप्स की आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, और इन ब्रांचेस के ऊपर जो एट द टॉप स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे वहां से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एंथ्रीडियोफोर्स कौन से हैं और आर्चिगोनियोफोर्स कौन कौन से हैं। अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर हम ये गेस करना चाहें कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है या जो कैप्सूल वाला पार्ट है वो एंथ्रीडियोफोर्स के ऊपर नजर आएगा या आर्चिगोनियोफोर्स के ऊपर नजर आएगा, तो इस चीज के लिए आपके पास 5 सेकंड्स है, इसको सोच लें। ऑलराइट, नाउ अब आप अगर जवाब सोच के बैठे हुए तो स्टूडेंट्स सुन लें कि हमने ये बात याद रखनी है कि द स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिटेन्ड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हेपेटिकॉप्सिड्स के अंदर भी हमें नजर आएगा, तो आर्चिगोनिया के साथ नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि आर्चिगोनिया के साथ ही स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर यानी कि कैप्सूल डेवलप होना चाहिए। ऑलराइट, फिर यहां पे अगर थैलस के लिहाज से हम बात करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आती है स्टूडेंट्स, और वो क्या है? दैट इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज डाइकोटोमी और डाइकोटोमस ब्रांचिंग? अब याद रखिएगा ये भी एक टेक्निकल टर्म है जो अब ब्रांचिंग पैटर्न को याद रखने के लिए या लीव्स के स्पेशल जो इसकी आउटग्रोथ बनती है प्लांट्स के ऊपर उसको याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जब भी शाखें निकलेंगी हमेशा पेयर्स की फॉर्म में निकलेंगी विद इक्वल सिमेट्री। इस चीज को हम कहते हैं दिस इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग और डाइकोटोमी। ओके, द ब्रांचेस grow in pairs on the main thallus. Alright, इससे क्या मुराद है? इवन के अगर बिल्कुल फ्लैट या पैरेलल थैलस है उसमें से भी जब भी शाखें निकलेंगी तो दो की सूरत में निकलेंगी और फर्दर वो थैलस ग्रो करता चला जाएगा। This symmetrical paired branching pattern is known as dichotomous branching pattern. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की चूंकि बात हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है मार्केंशिया के अंदर, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं गैमा कप्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर गैमा कप्स? ओके, इस लिहाज से अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि एक तो बेसिक थैलस है जो पत्ते की तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये असल में इन्हीं का नाम है गैमा कप्स। ओके, अब इनको जेमा कप्स भी कहा जाता है, लेकिन फर्दर आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये बता रहा हूं कि गैमा कप्स आर जस्ट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका किरदार रहेगा। और किस तरह से, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। Gamma cups produce gemmae, all right, also known as gemmae. अब यहां पे एक बड़ी अहम चीज है कि gamma cups themselves they are just the reproductive structures और इनके अंदर फर्दर gemmae प्रोड्यूस हो रहे हैं। और gemmae क्या चीज है? डिस्क of haploid tissue capable of vegetative growth. Alright, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गैमे इन गैमा कप्स के अंदर बन रहे हैं ये बुनियादी तौर पे है क्या चीज? तो याद रखिएगा ये सिर्फ टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हमने यहां पे लिखा है कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो गेमेटोफाइट खुद भी हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये भी हैप्लॉइड होंगे एंड दे आर रेडी टू ग्रो इंस्टेंटली। जैसे ही रेन स्प्लैशेस वगैरह बारिश के छींटे पड़ेंगे या अगर इर्द गिर्द पानी मौजूद है तो ये गैमे वहां से गैमा कप्स में से निकल के जमीन पे गिरें या पानी में गिर जाएं तो फौरन इनके अंदर से राइजोइड्स ग्रो करना शुरू होंगे और राइजोइड्स की ग्रोथ के साथ ही फर्दर अगले गेमेटोफाइट there will be the clone of the previous parent वो फौरन ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो ये गामा कप्स की इंपॉर्टेंस है। फिर इसके साथ अगर इनके लाइफ साइकिल के ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो हमें ये पता चल रहा है कि द गेमेटोफाइट जनरेशन इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट ब्रांचेस। एक के ऊपर एंथेरिडिया बन रहे हैं, दूसरे के ऊपर आर्चिगोनिया बन रहे हैं, लेकिन यहां पे फर्टिलाइजेशन कहां पे होगी? तो डोंट फॉरगेट दैट दीज आर एम्फीबियस प्लांट्स, ओके? तो एम्फीबियंस हैं, इसका मतलब ये है फॉर द रिप्रोडक्शन दे स्टिल डिपेंड ऑन वाटर, पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा। एंथेरिडिया दे विल प्रोड्यूस एंथीरोजॉइड्स, बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स पैदा करते हैं ये, ऐसे स्पर्म्स जिनके पास दो फ्लैजेला मौजूद हों, दे आर नोन एज बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, ओके? अब ये स्पर्म्स पानी के जरिए तैर के आर्चिगोनिया के पास जाएंगे और आर्चिगोनिया में मौजूद जो एक एग है, सिंगल ओवम, उसके साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहां से हमें ये याद रखने में आसानी होगी कि आर्चिगोनिया के अंदर ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, और वो एम्ब्रियो फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, और ये स्पोरोफाइट जनरेशन फिर फर्दर मियोसिस करेगी और इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स जैसे ही कैप्सूल में से निकल के गिरेंगे फिर वहां से अगली गेमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन का आगाज होगा, एंड दिस लाइफ साइकिल विल गो ऑन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हैं जनरल फीचर्स ऑफ द हेपेटिकॉप्सिडा। और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करनी है दैट इज व्हाट? ब्रायोप्सिडा। इसको स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बोर्ड 1। ऑलराइट, नेक्स्ट ग्रुप इज Bryopsida, alright, also known as mosses. Alright students, Bryopsids को हम ये भी कह सकते हैं कि these are the pure mosses, यानी कि वो वाले mosses जो जनरली हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और हम इनको स्टडी करना चाहें तो कहां पे स्टडी करें? इसके लिए आपको इनके हैबिटेट का पता होना चाहिए। Now what could be the possible habitat of these species? इसके लिए स्टूडेंट्स अगेन सेम चीज है, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, ऑलराइट, लेकिन एक और पॉइंट का इजाफा कर रहे हैं हम यहां पे, कैन बी फाउंड ऑन फेयरली ड्राई प्लेसेस। ऑलराइट, अब इससे क्या मुराद है कि हेपेटिकॉप्सिड्स जो प्रीवियस ग्रुप हमने स्टडी किया है उसमें हमें यह पता चला कि वो पानी के करीब रहते हैं, तो इस वजह से उनके खुश्क होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये ब्रायोफाइट्स थोड़े से एडवांस हो गए हैं उनसे कि बिल्कुल भी पानी या नदी नालों के किनारों पे रहने की बजाय थोड़े से निस्बतन खुश्क जगह के ऊपर कॉलोनाइज हो सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर आपने तलाश करने हो तो कहां पे तलाश किया जाए इसको? आपके घर के अंदर ही खास तौर पे अगर कहीं से मुसलसल पानी की लीकेज चल रही है, या इवन के छत के ऊपर जो परनाले वगैरह हमने बनाए होते हैं जहां से पानी का आउटलेट दिया होता है कि छत के ऊपर पानी इकट्ठा ना हो और पानी बाहर चला जाए, वहां से भी अगर पानी मुसलसल फ्लो करता रहता है तो वहां पे एक ग्रीन मैट ग्रो करता हुआ नजर आएगा आपको। अगर आप उसको फील करें तो वो वेलवेटी अपीयरेंस या वेलवेटी टेक्सचर दे रहा होता है, ओके? अब ये क्या है? दीज आर द ब्रायोप्सिड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास जो आइडियल एग्जांपल है दैट इज फ्यूनेरिया। ऑलराइट, और फ्यूनेरिया जो हमें नजर आ रहा है दैट इज व्हाट? इट इज बेसिकली द गेमेटोफाइट। ऑलराइट, सो द प्रोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोप्सिड्स इज आल्सो द गेमेटोफाइट जनरेशन। तो गेमेटोफाइट जनरेशन की खसूसियत क्या है? हेपेटिकॉप्सिड से एक स्टेप एडवांस, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? The plant body can be differentiated into leaf-like and stem-like structures. Right, students? अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि ये बिल्कुल ही रैंडम या कम्प्लेक्स सा थैलो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्या है कि इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो देखने के लिहाज से हमें यूं लगता है कि जैसे कोई हायर प्लांट है जिसके पास उसकी रूट्स भी हों और उसके लीव्स भी हों और उसका स्टेम भी हो। लेकिन यहां पे गौर करने वाली चीज ये है लीफ लाइक
and stem-like structures. इसका मतलब क्या है कि they are still not the true roots, not true leaves and not the true stem, क्योंकि इनके पास vascular tissues नहीं है और वो वाले complex cellular changes इनके अंदर नहीं आई अभी तक जो further advanced या higher plants के अंदर हमें नजर आती हैं. Alright? तो इसके बाद एक short question students आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे. This is what differentiate between Funaria and Polytrichum. Alright students, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड के लिहाज से भी अहम है. क्या पॉसिबल डिफरेंस आपको नजर आ सकता है फ्यूनेरिया और पोलीट्राइकम के गेमिटोफाइट जनरेशंस के अंदर? तो इसके लिए एक ही पॉइंट काफी होगा आपके जवाब को जस्टिफाई करने के लिए. द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया. Antheridia and Archegonia are formed on different branches of the same plant. ऑलराइट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसका मतलब यह है कि बुनियादी तौर पे जो प्लांट बॉडी है, जो गेमिटोफाइट बॉडी है, वो सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो शाखें ग्रो कर रही हैं, एक ब्रांच अलहदा से एंथ्रीडियोफोर का काम करेगी और दूसरी ब्रांच अलहदा से आर्चिगोनियोफोर का काम करेगी. तो इसका मतलब यह है कि अगर सेम प्लांट की मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया मौजूद हो तो आप इस बुनियाद पे फ्यूनेरिया को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द पोलीट्राइकम. ओके, लेकिन पोलीट्राइकम के अंदर फ्यूनेरिया के लिहाज से क्या डिफरेंट चीज मौजूद है, इसको भी हम स्टेट करेंगे यहां पे. एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड on entirely different plants. Alright students, पोलीट्राइकम के अंदर क्या है? प्लांट ही डिफरेंट है, यानी कि मेल गेमिटोफाइट बॉडी अलहदा और फीमेल गेमिटोफाइट बॉडी अलहदा, और उनके ऊपर उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाएंगे. फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद फिर स्पोरोफाइट जनरेशन, और स्पोरोफाइट जनरेशन के पास फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये अलग-अलग से डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं. कैप्सूल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्पोरोसाइट्स मौजूद होंगे और स्पोरोसाइट्स के अंदर मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स पैदा कर दिए जाएंगे. फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स जैसे ही सबस्ट्रेट के ऊपर गिरेंगे, फेवरेबल कंडीशंस होगी तो जर्मिनेट करेंगे और ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. ऑलराइट, यहां पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन का इजाफा है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. Define paraphysis and protonema. Okay. Now the first thing is paraphysis. Now अब इसको देखने के लिहाज से कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ प्लांट्स के ऊपर ऐसा होता है कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो टिप्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं वो एक से ज्यादा तादाद में पैदा हो सकते हैं. अब अगर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद हैं तो उनकी जो वॉल्स हैं वो तो पहले ही स्टीराइल सेल्स पे मुश्तमिल है, यानी कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ दरमियान में स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पैराफाइसिस. ओके, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया are produced in clusters and are
mixed with sterile hairs called paraphysis or paraphysis. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को, या अगर बहुत ज्यादा एंथ्रीडिया क्लस्टर्स में मौजूद हैं उनके दरमियान में, या एक से ज्यादा आर्चिगोनिया मौजूद हैं और उनके दरमियान में ये जो स्टीराइल हेयर्स हैं, दीज आर द पैराफाइसिस और पैराफिसिस, इनके लिए ये टर्म यूज होती है। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज प्रोटोनेमा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्रायोप्सिड्स के अंदर। ओके, हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स के अंदर हमें ये वाला फीचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इनके अंदर ये पाया जाता है। और वो क्या है कि जैसे ही स्पोरोफाइट के कैप्सूल में से स्पोर्स निकल के सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरेंगे तो वो फौरन अपराइट स्ट्रक्चर की सूरत में ग्रो करना शुरू नहीं हो जाएंगे। ओके, बल्कि क्या होगा कि वो स्पोर पहले 1 बाय 1 एक सेल की फॉर्म में ग्रो करता हुआ, हर एक सेल के साथ एक नया सेल, फिर एक नया सेल और फिर एक और नया सेल, इस तरह से ऐड करता हुआ एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस फिलामेंट लाइक आउटग्रोथ का नाम है प्रोटोनेमा। ओके, और फिर इन्हीं फिलामेंट लाइक आउटग्रोथ्स के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं और उन बर्ड से फिर गेमेटोफाइट जनरेशन का आगाज होता है। ऑलराइट, तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोटोनेमा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ब्रायोप्सिड्स। The spore in Bryopsida germinates to form an alga-like structure। और alga-like structure क्या चीज है? Chain of cells known as प्रोटोनेमा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है प्रोटोनेमा और पैराफाइसिस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर लाइफ साइकिल की हम बात करें तो द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोप्सिडा is almost same as it was present in Hepaticopsida। यहां पे भी गेमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, उससे स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी और स्पोरोफाइट जनरेशन इज अटैच्ड एंड कनेक्टेड टू द गेमेटोफाइट जनरेशन। और कौन से वाली गेमेटोफाइट? फीमेल गेमेटोफाइट। ऑलराइट, इसी तरह से फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहीं तक आज के इस सेशन को हम खत्म कर